So first of all, before starting my presentation, हमारे लिए तो सारे ही क्लैप कर रहे हैं, जय सुंदर के लिए, बख्तावर के लिए, कहा के लिए, सबने क्लैप की। लेकिन एक्चुअली जिनकी एफर्ट्स की वजह से हम यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और जिनकी एफर्ट्स की वजह से हमने ये स्लाइड्स बनाई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन सबके लिए भी क्लैप करें, स्पेशली डॉक्टर शाहनवाज, स्पेशली डॉक्टर तो हम इस काबिल हुए कि हम यहाँ इस काबिल नहीं होते। So thank you very much sir and ma'am. So actually much has been cleared regarding the breast cancer by my colleagues, but actually the most important part of the breast cancer is the management or the treatment of the breast cancer. So I think actually you can clear your concept from the books better than me, but what I actually want from this presentation is I want all of you to memorize this topic from my presentation, and I'm really hopeful, I really assure you that after listening this presentation, you will be able to recall all the points, you will be able to recall all the important points from this presentation, all of you, not 1, 2 or 3. So let's start. So मैनेजमेंट की तरफ जाने से पहले हमें हमारे सामने ये बात हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स टू ट्रीट द ब्रेस्ट कैंसर। चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर को लैंड कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट को, या फिर हम ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट को कर रहे हैं किसी पेशेंट पे, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे सामने होनी चाहिए कि जिनके ऊपर हम उन्हें बुनियाद बना के हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करेंगे ना। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स? तो देयर आर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि हमें याद रखते हैं। द फर्स्ट वन वुड बी to reduce the chance of recurrence. Definitely हम नहीं चाहते कि पेशेंट को बार-बार जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, हम चाहते हैं कि रिकरेंस बिल्कुल उसकी खत्म हो जाए। एक दफा अगर उसकी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो वी डेफिनेटली वांट कि दोबारा उसको ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ ना हो। That would be our first basic principle जो कि हमें याद करना है, हमें ज़हन में रखना है being a doctor या being a learner जब हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। Now what would be the second basic principle? To decrease the risk of metastatic spread. भाई हमारी जो पेशेंट है जो हमारे सर्जरी के वार्ड में है, जिस तरह हमने हिस्ट्री देखी, एग्जामिनेशन देखी, तो उसका तो वैसी मेटास्टेसिस हो चुकी है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितनी मेटास्टेसिस हो चुकी है उससे ज़्यादा मेटास्टेसिस ना हो, और अगर स्टेज 1 के अंदर है, स्टेज 2 के अंदर है, स्टेज 3 के अंदर है, तो वहीं पर ब्रेस्ट कैंसर को हम रोकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फर्दर वो बोन के अंदर चले जाए, हम नहीं चाहते हैं कि फर्दर वो लंग्स के अंदर चले जाए, और हम नहीं चाहते फर्दर वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाए या ब्रेन के अंदर चले जाए। तो वी एक्चुअली वांट टू रिड्यूस द चांस ऑफ मेटास्टेटिक स्प्रेड। दैट वुड बी आवर सेकंड बेसिक प्रिंसिपल। ये तो बहुत आसान हो गया। नाउ डेफिनेटली हमारे सामने कुछ गोल्स होने चाहिए। हर काम से पहले हमें चाहिए कि हम उसके साथ व्हाई जरूर जोड़ें। अगर हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम कोई भी टॉपिक रीड करने से पहले व्हाई वी आर रीडिंग दिस, व्हाई वी आर लर्निंग दिस। तो डेफिनेटली अगर ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट को भी हम पढ़ रहे हैं तो उसकी भी हमें गोल्स पता होने चाहिए ना, बीइंग अ डॉक्टर कि हम पेशेंट को क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए, तो क्योर द पेशेंट ये तो अल्टीमेट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। और अब उसको ब्रेस्ट कैंसर तो हो चुका है, लेकिन हमारी जो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसका ओवरऑल सर्वाइवल इंप्रूव हो जाए, उसके जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बेटर हो जाए, उसकी जो सिम्टम्स है वो उसके ठीक हो जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। भले उसके मेटास्टेसिस बोन के अंदर हो चुकी है, उसको बोन पेन हो रहा है, उसको प्लूरल इन्फ्यूजन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, सो वी वांट टू एलिमिनेट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। भले स्टेज 4 के अंदर पेशेंट है, जैसा हमारे पास जो पेशेंट है वो स्टेज 4 का है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी उसकी स्टेज 4 की मेटास्टेसिस हो चुकी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए और वो भी नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पर्सन की तरह वो जिंदगी गुजारे। सो हमारे सामने ये गोल्स होने चाहिए बिफोर ट्रीटिंग और लर्निंग द ब्रेस्ट कैंसर। नाउ अब जो यहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड पीजीज बैठे हैं, डेफिनेटली उन्हें तो सब पता ही है, लेकिन मैं अपने आप को शुमार करूँगा। अब आगे जब हम ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आगे हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएंगी, और 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें डिस्कस करने चाहिए। और अगर हम डिस्कस कर लें तो आगे जितनी मरतबा फ्रीक्वेंटली यहाँ भी वो यूज होंगे तो हमें एक कंसेप्ट बन जाएगा कि ये वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। अब वो कौन से टर्म्स हैं? सो फर्स्ट टर्म वुड बी एडज्यूवेंट थेरेपी। मोस्टली सबको पता होगा, फार्मा के अंदर पढ़कर आए, लेकिन यहाँ पर एक दोबारा रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और सेकंड वुड बी द न्यू एडज्यूवेंट थेरेपी। अब डेफिनेटली अगर हम डिफरेंसेस बना के याद करते हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली टाइम भी कम है, और 3 अगर डिफरेंसेस या 3 अगर हम डिफाइन उसको करते हैं दोनों टर्म्स को, तो आई थिंक हमारा कंसेप्ट इन दोनों टर्म्स के हवाले से क्लियर हो जाना चाहिए। एडज्यूवेंट थेरेपी बेसिकली क्या होती है? एडज्यूवेंट थेरेपी इज द एडिशनल ट्रीटमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपको याद ये रखना है मुझे भी, एडज्यूवेंट थेरेपी इज द एडिशनल ट्रीटमेंट व्हिच इज गिवन आफ्टर द सर्जरी।
Adjuvant therapy is the treatment and the additional treatment which is given after the surgery. Neoadjuvant therapy इसके बिल्कुल opposite है. Neoadjuvant therapy is the first line treatment or the first step treatment which is given before the surgery. बहुत आसान हो गया है. तो adjuvant therapy post operatively, neoadjuvant therapy pre operatively. So और इसके जो पर्पस है, एडजुवेंट थेरेपी का पर्पस क्या होगा कि टू रिड्यूस द रिकरेंस, जो कि हमारा पहला बेसिक प्रिंसिपल था कि दोबारा ब्रेस्ट कैंसर ना हो. तो एडजुवेंट थेरेपी का सोल पर्पस क्या होगा कि दोबारा ब्रेस्ट कैंसर इस पेशेंट को ना हो. और इसी तरह न्यू एडजुवेंट थेरेपी को क्या हम बिफोर द सर्जरी कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिवली कर रहे हैं. तो इसका पर्पस क्या होगा कि वी एक्चुअली वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्यूमर, वी एक्चुअली वांट टू श्रिंक द ट्यूमर उसके एक्चुअल साइज से, ताकि सर्जरी से पहले बिफोर द सर्जरी. सो दिस इज द ट्रू टर्मिनोलॉजी related with the management of the breast cancer. I think सबको याद हो गई होगी. Now treatment options, definitely आगे चलेंगे तो जो भी हम कैंसर पढ़े उसकी ट्रीटमेंट पढ़े तो हमारे सामने यही चीजें आती हैं. या तो सर्जरी होगी, या तो कीमो होगी, या तो रेडियो होगी, या तो इम्यूनोथेरेपी होगी, और या तो हार्मोनल थेरेपी होगी. तो यही ट्रीटमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे. और कुछ ट्रीटमेंट डेफिनेटली ऐसे होंगे जो स्टेज 4 के हवाले से, जो कि हमारे पेशेंट को हमें देने हैं, या अगर हम उसके बारे में सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको ये देना है तो उसका हम डिटेल पढ़ेंगे. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम अगर स्टेज 1, 2, 3 के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो व्हाट वी विल प्रिस्क्राइब, हम क्या उसके साथ में वो करना चाहेंगे. सो दिस इज अ लिटिल समरी. ये पहले मैंने स्लाइड एंड में पुट की थी ऐसे समरी, लेकिन फिर शाहनवाज ने कहा कि आप शुरू में पुट करते तो इट विल बी मोर बेटर. तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर अगर है डेफिनेटली नॉन इन्वेसिव स्टेजेस 0, स्टेज 1, 2, 0 का ट्रीटमेंट सेम होगा, सर्जरी हम करेंगे और उसको रिसेट कर देंगे, और साथ में हम एडजुवेंट थेरेपी पोस्ट ऑपरेटिवली भी दे सकते हैं. लेकिन जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, स्पेशली जो ये स्टेज 4 का मेटास्टेटिक जो हो चुका है, उसकी जो सिस्टमिक थेरेपी है, और उसको हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट हमारा मेटास्टेसिस का है, स्टेज 4 का है. Now local regional treatment, अब इस तरह मैंने कहा कि ये local regional treatment are basically restricted to the stage 1, 0 और 2 और 3. तो हम यहाँ पर सिर्फ इनकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ये इस स्लाइड के बाद आपको हर टर्म की, हर ट्रीटमेंट की एक डेफिनेशन याद हो जाएगी और उसका पर्पस समझ में आ जाएगा और इसमें हम क्या कर रहे हैं. So first would be the MRM. MRM stands for Modified Radical Mastectomy. Modified Radical Mastectomy, और it is also called Cottage Mastectomy. अब इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर निमोनिक आना शुरू हो जाते हैं. तो बेसिकली मैंने जिस तरह कहा कि आई वांट यू टू मेमोराइज इंक्लूडिंग मी फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, तो निमोनिक के जरिए याद करना ज़्यादा आसान होता है. तो एमआरएन को आप याद इस तरीके से कर सकते हैं, एक लाइन में, एक डेफिनेशन में, कि इट इज द रिमूवल ऑफ ब्लैक. It is the removal of plaque. Now what is the plaque? B stands for breast tissue or the breast. B stands for the breast. It is the removal of the breast. L stands for large area of the skin including the nipple areola complex. Large area of the skin including the nipple areola complex. So this is the L. Now A. Now what is A? A is the axillary lymph node. A is the axillary lymph nodes. Now finally plaque. P. We will dissect also the pectoralis minor. We will not dissect the pectoralis major. हम उसे intact रखेंगे इसमें. It is just a removal of plaque. So क्या आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं? B stands for breast tissue. L stands for large area of the skin including the NSC nipple areola complex. C stands for A stands for axillary lymph nodes and P stands for pectoralis minor, not the major. तो ये बहुत इतना आसान हो गया. MRM is the removal of plaque. मैंने कहा एक डेफिनेशन में, यहाँ पर हम मजीद इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. Now second would be the conservative breast cancer surgery. It is also called lumpectomy. It is also called lumpectomy. अब conservative breast cancer surgery एक definition में, एक लाइन में किसमें define करेंगे? So basically it is the removal of a tumor. It is a removal of the tumor along with the 1 centimeter part of the normal breast tissue. हम ट्यूमर को तो रिमूव करेंगे, लेकिन ट्यूमर के साथ 1 सेंटीमीटर जो नॉर्मल टिश्यू का पार्ट है, ब्रेस्ट का पार्ट है, उसे भी साथ में रिमूव कर देंगे. नाउ दिस इज द वन लाइन सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कंजर्वेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी. सबको याद हो गई होगी. नाउ थर्ड वुड बी द सेंटिनल नोड बायोप्सी. अगेन वन लाइन डेफिनेशन. इट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द क्लिनिकली लिम्फ नोड नेगेटिव डिजीजेस. क्लिनिकली लिम्फ नोड नेगेटिव जो डिजीज है उसके लिए हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं. Now last would be the radiotherapy. पहला निमोनिक हमने डिस्कस किया ब्लैक, जो कि हमने एमआरआई में डिस्कस किया था. अब तो सेकंड निमोनिक यहाँ पर आ रहे हैं वो रेडियोथेरेपी में. बहुत सारे इंडिकेशन है डेफिनेटली रेडियोथेरेपी में, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमें 3 याद हो जाए, 3 मेमोराइज हो जाए. और निमोनिक है ट्रिपल एल. इंडिकेशंस रेडियोथेरेपी की. नाउ फर्स्ट एल स्टैंड्स फॉर लार्ज ट्यूमर्स. Radiotherapy is indicated in the large tumors. Secondly,
The second L stands for large area of the lymph nodes, extensive involvement of the lymph nodes, second L. And the third L stands for extensive lymphovascular invasion. Lymphovascular invasion, lymph nodes and the large tumors, we have radiotherapy. The indication सबको याद हो गई। This is about the local origin treatment of the breast cancer. अब हम जो यहाँ पर आए हैं, जो हमारा केस डिस्कस हमने किया था, हमारे बख्तावर ने, जसूगर ने, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी और उससे रिलेटेड जो स्टेज 4 की पेशेंट है उनकी क्या होगी। अब ये एक्सक्लूसिवली जो है वो सिंपल स्लाइड है। अब हमें थोड़ी सी पहले यहाँ पे रिकॉल करनी है, सबने पढ़ा है, बेसिस सबने पढ़ी है, 500 सबने पढ़ी है, कुछ हमने ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ब्रेस्ट कैंसर की। कुछ होते हैं ER पॉजिटिव, कुछ होते हैं ER नेगेटिव और कुछ होते हैं HER2 पॉजिटिव। इन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी। अब जो ER पॉजिटिव है, ER का मतलब क्या बताएगा मुझे? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, सिंपल इज दैट। ER स्टैंड्स फॉर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो जो ER पॉजिटिव ट्यूमर्स है तो ईस्ट्रोजन आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हार्मोनल थेरेपी। तो ER पॉजिटिव जो ट्यूमर्स हैं उनके लिए हम हार्मोनल थेरेपी करेंगे और जो ER नेगेटिव ट्यूमर्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? कीमोथेरेपी करेंगे डेफिनेटली। अब ER पॉजिटिव ट्यूमर्स को हमने हार्मोनल थेरेपी की, रिस्पांस आ गया, वी विल कंटिन्यू इट, और अगर रिस्पांस नहीं आया तो वी विल चेंज द लाइन ऑफ हार्मोनल थेरेपी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि दो लाइन कौन सी है। और अगर कीमोथेरेपी हमने दी या वी विल अगर रिस्पांस नहीं आया तो हम कीमो की तरफ भी जा सकते हैं। और हमने कीमोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी का रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम दूसरी लाइन की तरफ जाएंगे जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ER पॉजिटिव हार्मोनल थेरेपी, ER नेगेटिव कीमोथेरेपी। हार्मोनल थेरेपी, अब हार्मोनल थेरेपी में हम दो ग्रुप बना लेते हैं, बहुत आसान है। हार्मोनल थेरेपी के हम दो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप है प्री मेनोपॉजल वुमेन का, ठीक है, एक ग्रुप है प्री मेनोपॉजल वुमेन का जिनको हम देंगे, और जो दूसरा ग्रुप है वो है पोस्ट मेनोपॉजल का, ठीक है। दो ग्रुप्स हो गए और दोनों की थेरेपीज अलग अलग है। अब तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल। अब प्री मेनोपॉजल में हम क्या कर रहे हैं? प्री मेनोपॉजल में हम एक ड्रग का नाम याद रखें, दिस इज टैमॉक्सिफेन। प्री मेनोपॉजल टैमॉक्सिफेन, टैमॉक्सिफेन प्री मेनोपॉजल, सिंपल इज दैट। टैमॉक्सिफेन होगी प्री मेनोपॉजल के लिए। अब पोस्ट मेनोपॉजल के लिए क्या होगी? एनास्ट्रोजोल, एरोमेटेज इनहिबिटर, क्योंकि एरोमेटेज इनहिबिटर है। तो पोस्ट मेनोपॉजल एनास्ट्रोजोल इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटेज इनहिबिटर, और जो फर्स्ट प्री मेनोपॉजल उसके लिए टैमॉक्सिफेन। अब डेफिनेटली कुछ फायदे होंगे टैमॉक्सिफेन के साथ और कुछ फायदे होंगे हमारी एरोमेटेज इनहिबिटर्स के साथ, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे टैमॉक्सिफेन के साथ, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे एनास्ट्रोजोल के। तो एनास्ट्रोजोल बेसिकली इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द टैमॉक्सिफेन। एनास्ट्रोजोल और द एरोमेटेज इनहिबिटर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द टैमॉक्सिफेन। इसका फायदा ये है कि इट इज यूज्ड फॉर द रिकरेंट डिजीजेस। अगर एक डिजीज बार-बार हो रही है तो उसके लिए हम एनास्ट्रोजोल प्रेफर करते हैं, जो इट इज यूज्ड फॉर द रिकरेंट डिजीजेस। अब भाई इसका फायदा क्या है टैमॉक्सिफेन का? अब टैमॉक्सिफेन का जो बेनिफिट है वो ये है कि इट विल आल्सो reduce the chances of the cancer in the contralateral breast। जिस ब्रेस्ट के लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो contralateral breast का कैंसर है उसके इंसिडेंस भी ये कम कर देगी। तो एक फायदा सबको याद हो गया, रिकरेंट डिजीजेस एंड प्री मेनोपॉजल टैमॉक्सिफेन और द contralateral breast में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक देर लिखा हुआ है, तो ये थर्ड निमोनिक हमारा हो गया। पहला था हमारा रिमूवल ऑफ ब्लैक होता है हमारा, सेकंड ट्रिपल एल रेडियोथेरेपी, अभी थर्ड निमोनिक। अभी क्या हो सकता है? डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होंगे इसके। So check A are the fillers। फिलर समझते हैं निमोनिक को सिर्फ फिल करने के लिए, इनको कोई पर्पस नहीं है। बाकी CH E मेरे ख्याल से मैंने इसको गलत कर दिया, क्या बेटे होना चाहिए WATE। नाउ अब मैं बताऊंगा फिर आप मेरे साथ आपको करना होगा ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। So C stands for cataracts, C stands for cataracts, H stands for hot flashes, H stands for hot flashes, T stands for thromboembolic diseases like DVT or pulmonary embolism, and then W stands for weight gain, W stands for weight gain, V stands for vaginal dryness, V stands for vaginal dryness, और finally E stands for increased chances of endometrial carcinoma, E stands for endometrial। तो आप दोबारा दोहरा दें मेरे साथ, सबको याद रखेंगे। C stands for cataracts, H stands for hot flashes, and then T stands for thromboembolic diseases, W stands for weight gain, V stands for vaginal dryness, E stands for endometrial carcinoma। That's awesome। अच्छा, इसकी जो ऑप्टिमल रेंज है कि इसकी हार्मोनल थेरेपी की, इसकी जो हार्मोनल थेरेपी की जो रेंज है वो है 5 इयर्स। 5 इयर्स इसकी ऑप्टिमल रेंज जो कि 500 से मैंने पढ़ा है।
रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कि 5 यूनिट्स की ऑप्टिमल रेंज ऑफ दिस हार्मोन थेरेपी। देन कीमोथेरेपी, अब वो थी प्री मेनोपॉजल के लिए अलग हमने दी, पोस्ट मेनोपॉजल के लिए हमने अलग दी। अब प्री मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल दोनों के लिए हमारा चॉइस कीमोथेरेपी, ट्रेडिशनल रेजिमेन एंड नाइस गाइडलाइंस रेजिमेन। अब ट्रेडिशनल रेजिमेन क्या है? CNF, CNF स्टैंड्स फॉर साइक्लोफॉस्फेमाइड, M stands for methotrexate और F stands for 5-fluorouracil। तो CNF इज द ट्रेडिशनल रेजिमेन, और अगर इस तरह मैंने कहा कि अगर रिस्पांस नहीं दे रहा तो वी शिफ्ट टू द नाइस गाइडलाइंस एंथ्रासाइक्लिन और टेक्सेन बेस्ट रेजिमेन। साइड इफेक्ट्स को बताने की जरूरत। नाउ बायोलॉजिकल एजेंट, अब ये ट्रांसफ्यूजन क्या है? ये बेसिकली है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ट्रांसफ्यूजन इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमने तीसरी क्लासिफाई करा था ब्रेस्ट कैंसर को HER2 न्यू पॉजिटिव। तो उसमें पहले हमें क्या देना है? उसमें हमें ये ट्रांसफ्यूजन देनी है। एक साइड इफेक्ट याद रखना है, विच इज द कार्डियक फेलियर। नाउ द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यहाँ पर उसको मेटास्टेटिक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। अभी मेटास्टेसाइज हो गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, क्या करना है? वी विल परफॉर्म द लेवलिंगटोमी। अब मेटास्टेसाइज हो चुका है लंग्स के अंदर, इट विल कॉज अ प्लूरल एफ्यूजन, पार्टी विल डू द फ्लूइडेसिस। मेटास्टेसाइज हो चुका है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर करवा रहा है, बोन्स के अंदर हो रहा है, तो विल डू द इंटरनल फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन। और अगर थायराइड के अंदर मेटास्टेसाइज हो चुका है, जैसे हमारा पेशेंट है अभी क्लियर नहीं हुआ है, फिर इसी से पता चल जाएगा कि अगर थायराइड की मेटास्टेसाइज है या नहीं है। तो अगर थायराइड के अंदर डेफिनेटली विल डू द थायराइडेक्टोमी। तो दिस इज द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हमें पता होनी चाहिए और पता है सबको। देन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू कैंसर पेन, ये तो बहुत आसान है क्योंकि जिस इंटेंसिटी का पेन होगा उसी तरह हमें ड्रग्स देनी है। बोन पेन है तो वी विल गिव देम एक्चुअली द बिस्फॉस्फोनेट्स, IV इन्फ्यूजन ऑफ द बिस्फॉस्फोनेट्स, और ओपियाट्स आप उसको ले सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप उसको ले सकते हैं, एनाल्जेसिक्स हम उसको देंगे डेफिनेटली। तो ये स्पेसिफिकली टू द बोन पेन। Now my favorite, one of the favorite part of me, which I actually discussed, I was discussing this part with my friends this week. This is my answer का है ये, और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग भूल जाते हैं जो हम लोगों से कहते हैं, लोग भूल जाते हैं जो हम लोगों के से करते हैं, लोग सिर्फ वो याद करते हैं जिस तरह हम लोगों को फील करवाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों में अच्छे जज्बात उतरे, अच्छी excellent presentation by Design, covered all the shortcomings of Jay Sundar. Actually, well done. And short notice, I think this was the great presentation by the co-respondent of the Group A4. Now I request Professor